Hello students, welcome to this channel. So before we start, I would like to request you to please subscribe this channel and hit the like button if you really find this video helpful. So today we are going to study about vectors and types of vectors. अगर आप आर.एस. अग्रवाल की बुक को फॉलो करते हो तो वहां आप एक्सरसाइज 22 में एक टॉपिक पढ़ोगे, नाम है उसका वेक्टर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो हम लोग उसी चैप्टर को 4 हिस्सों में बांटकर पढ़ने वाले हैं। ये उस 4 हिस्से का पहला हिस्सा है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेक्टर्स के बारे में। हम लोग बात करेंगे कि वेक्टर्स जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं और उन्हें फिर हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेक्टर समझने से पहले हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मटेरियल और सिस्टम दैट कैन बी मेजर्ड। तो डेफिनेशन में ये दो वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। फिजिकल क्वांटिटी खुद में कोई पदार्थ नहीं होता है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ये किसी पदार्थ का गुण होता है। गुण कितने तरीके के हो सकते हैं? कैरेक्टरिस्टिक कितने तरीके के हो सकते हैं? कैरेक्टरिस्टिक दो तरीके के होते हैं। कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं और कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो मेजरेबल नहीं होते हैं। तो पदार्थ के वैसे कैरेक्टरिस्टिक जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये भोलू है। भोलू बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये फिजिक्स समझने में हमारी काफी मदद करने वाला है। अगर हम भोलू के स्मार्टनेस की बात करें या इसके इंटेलिजेंस की बात करें तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि आप इसके स्मार्टनेस और इसके इंटेलिजेंस के बारे में प्रिसाइजली नहीं बता सकते हो। वहीं ये हाइट जो है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों है ये एक फिजिकल क्वांटिटी? क्योंकि आप इस हाइट को प्रिसाइजली मेजर कर सकते हो। तो हाइट जो हो गया वो आपका एक फिजिकल क्वांटिटी है। वहीं इसका इंटेलिजेंस या इसका स्मार्टनेस जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहलाएगा। अगर हम दो अलग अलग ब्रांड के शुगर पैकेट की बात करें तो दोनों ही ब्रांड के शुगर पैकेट्स के स्वीटनेस में अंतर हो सकता है। ठीक है, तो स्वीटनेस जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि हम वहां ये क्लियरली नहीं बता सकते हैं कि दोनों ही पैकेट में कौन सा शुगर जो है वो कितना ज़्यादा स्वीट है। ठीक है, अगर दोनों में से कोई एक ब्रांड का पैकेट ज़्यादा स्वीट है तो आप ये नहीं बता सकते हो कि वो कितना ज़्यादा स्वीट है, आप ये कितना नहीं बता सकते हो। ठीक है, लेकिन आप दोनों ही ब्रांड के पैकेट के मास को कंपेयर कर सकते हो और आप ये भी बता सकते हो कि इनके मास के बीच का डिफरेंस क्या है। मतलब हम मास को प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं, इसलिए मास जो है वो क्या होगा? वो एक फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटी जो होंगे उन्हें हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है वेक्टर और दूसरा है स्केलर। हमें यहां वेक्टर के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स वैसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिनके पास डायरेक्शन भी होता है और उनके पास मैग्नीट्यूड्स भी होते हैं। ठीक है, तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो उसे हम वेक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप डिस्प्लेसमेंट ले सकते हो, फोर्स ले सकते हो, टॉर्क ले सकते हो, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं वेक्टर्स के। ठीक है, जैसे आप ये कार देख रहे हो, इसके पास कुछ अपना वेलोसिटी है और ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ आपको स्पीडोमीटर पे इसका स्पीड दिख सकता है और साथ ही साथ इसका जो मूवमेंट है वो एक खास डायरेक्शन में है। तो ये वेलोसिटी जो है ये क्या हो गया? ये एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। वहीं मास, मास जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के मास की बात कर रहे हो, मान लो कोई वस्तु है जिसका मास जो है वो है 2 किलो, 2 केजी, तो ये 2 केजी कहना अपने आप में पर्याप्त है। आपको इसके साथ किसी भी डायरेक्शन को एसोसिएट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ का मास उस गुण को कंप्लीटली डिफाइन कर देता है, मास को डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो स्केलर क्या है? स्केलर वैसे फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उनके पास कोई डायरेक्शन ना हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्केलर के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन वेक्टर के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो किसी भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो यहां पर हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे? कोई भी लेटर ले लो और उस लेटर के ऊपर हम ये एक एरो हेड दे देंगे। ठीक है, ये जो एरो का मार्क है ये वेक्टर को डिनोट करता है। देखिए, इनिशियली
वेक्टर को डिनोट करने के लिए हम लोगों ने कई तरीके का सिंबल दिया। सबसे पहले तो क्या किया गया कि किसी भी क्वांटिटी अगर वो स्केलर है तो उसको काफी लाइट लिखा गया, और अगर वो वेक्टर है तो उसको काफी बोल्ड लिखा गया। ठीक है, आप इसे बोल्ड कर लो, ऐसे लिखा गया। तो इसे स्केलर बोला गया और इसे वेक्टर बोला गया। ठीक है, दिस इज वेक्टर एंड दिस इज स्केलर। बाद में फिर हम लोगों ने कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन कैपिटल लेटर से क्या होने लगा कि कैपिटल लेटर जो है वो कई बार, जैसे ए जो है यहाँ, ये एम्पियर का भी एक यूनिट है। ठीक है, तो ये काफी कंफ्यूजिंग था, तो इसे भी चेंज कर दिया गया। और लास्टली हम लोगों ने क्या चूज किया, स्केलर के लिए सिंपल ए, और वेक्टर के लिए हम लोगों ने लिखना शुरू किया ए, उसके ऊपर एक एरो। तो जब आप ए के ऊपर ये एरो लगा देते हो, इसका मतलब कि अब ये एक वेक्टर बन गया है। वहीं अगर इस ए के ऊपर कोई एरो नहीं है, इसका मतलब कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो किसी वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लेटर के ऊपर, आप जिस लेटर से उस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हो उसके ऊपर आप ये एक एरो लगा दोगे। अगर फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स के ऊपर आप ये एक एरो लगा दो, तो ये फोर्स वेक्टर को डिनोट करेगा। डिस्टेंस जो है d, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके ऊपर हम किसी भी प्रकार का एरो यूज नहीं करेंगे। वहीं डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम s से डिनोट करते हैं, इसके ऊपर हम ये एरो मार्क देंगे। ठीक है, अब ये एक वेक्टर को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, यहां आप एक बात समझ लो, वेक्टर को हम लोग यहां पर तीन रूपों में देखने वाले हैं। ठीक है, एक तो इसका अलजेब्रिक फॉर्म होगा, ठीक है, दूसरा इसका ग्राफिकल फॉर्म होगा, और तीसरा इसका कंपोनेंट फॉर्म होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इस चैप्टर में इन तीनों ही रूपों के बारे में पढ़ोगे और तीनों से ही जुड़े हुए कैलकुलेशन को भी समझोगे। अलजेब्रिक फॉर्म से मेरा क्या मतलब है, जैसे किसी वेक्टर ए को, ठीक है, ये हमारा वेक्टर ए है, तो अब इस ए वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके पास डायरेक्शन भी होगा। तो किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम कैसे डिनोट करते हैं, तो हम उस वेक्टर के आगे ये मॉड लगा देते हैं। ठीक है, तो जब आप किसी वेक्टर के आगे ये मॉड लगा देते हो तो ये उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दर्शाता है। ठीक है, और आप इस वेक्टर के ऊपर ये ए कैप लगा देते हो तो ये यूनिट वेक्टर बन जाता है, और यूनिट वेक्टर जो होता है वो बेसिकली उस वेक्टर के डायरेक्शन को डिनोट करता है। इसके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो आप किसी वेक्टर ए वेक्टर को इस प्रकार से ए मॉड इनटू ए कैप के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये हमारा हो गया एक अलजेब्रिक फॉर्म, जहां हम ए वेक्टर को क्या लिख पा रहे हैं, उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन के रूप में लिख पा रहे हैं। आगे फिर हम वेक्टर को डायरेक्शन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, जहां हम उसे एरो के माध्यम से, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के माध्यम से डिनोट करेंगे। और थर्ड में कंपोनेंट वेक्टर की बात करेंगे, जहां हम सेम वेक्टर ए को तीन अलग अलग कंपोनेंट वेक्टर के टर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन में आपको फिलहाल ये याद रखना है कि किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ए लिखोगे और उसके ऊपर एरो मार्क दोगे, ये हो गया आपका वेक्टर और ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें सीखना है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो वेक्टर्स के कई सारे टाइप्स हैं जो हमें यहां सीखने हैं। तो सबसे पहले हमें सीखना है जीरो वेक्टर। अब ये जीरो वेक्टर क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट वेक्टर है। ऑल्दो है ये जीरो वेक्टर, मैग्नीट्यूड जीरो होने वाला है, लेकिन फिर भी ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी ट्रिकी वेक्टर है। तो समझिए ये क्या है। तो कोई ऐसा वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, ठीक है, मतलब कोई ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो हो वो जीरो हो। अब हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की, तो आपको यहां क्या देना होगा, इस ए वेक्टर के आगे मॉड लगाना होगा, है ना। आप ए वेक्टर के बराबर अगर लिखना चाहते हो तो इसे आपको फिर जीरो नहीं, आपको ये जीरो वेक्टर लिखना पड़ेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। ठीक है, ए वेक्टर हेयर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो ए वेक्टर का मॉड क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका जीरो। मतलब एक ऐसा वेक्टर, और ये एक यूनिक वेक्टर है, ये याद रखिएगा। एक ऐसा वेक्टर जिसका लेंथ जीरो हो, लेंथ जीरो का मतलब मैग्नीट्यूड जीरो होना। ठीक है, पोजीशन वेक्टर में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि किसी भी वेक्टर का लेंथ उसके मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है। तो जीरो वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, उसे हम जीरो वेक्टर कहेंगे। ठीक है,
वहीं अगर हम बात करें जीरो वेक्टर के डायरेक्शन के बारे में, तो जीरो वेक्टर का डायरेक्शन जो होता है वो अनडिफाइंड होता है, और इसके डायरेक्शन के अनडिफाइंड होने के कारण ही इसे हम एक यूनिक वेक्टर कह रहे हैं। ठीक है, अब ये एक यूनिक वेक्टर या फिर ये एक अनडिफाइंड डायरेक्शन वाला वेक्टर क्यों है, इसे समझते हैं। अगर हम किसी वेक्टर को ग्राफिकली, किसी जीरो वेक्टर को ग्राफिकली डिनोट करना चाहें तो इसे आप एक डॉट के माध्यम से कुछ ऐसे डिनोट कर सकते हो। ठीक है, जहां इसका लेंथ जो होगा वो जीरो होगा। एक डॉट का लेंथ क्या होता है, डॉट का लेंथ तो जीरो होता है। लेकिन इस डॉट के अगर डायरेक्शन की बात करें, ये डॉट किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो वो डायरेक्शन हमारा डिफाइंड नहीं है। ठीक है, इस वजह से इसे हम क्या कह रहे हैं, इसे हम एक अनडिफाइंड डायरेक्शन वाला वेक्टर कह रहे हैं। ठीक है, तो जीरो वेक्टर क्या है, जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसके पास लेंथ नहीं है और उसका डायरेक्शन जो है वो क्या है, अनडिफाइंड है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा वेक्टर है वो है यूनिट वेक्टर। ये काफी इंपॉर्टेंट वेक्टर है और इसके बारे में हम लोग कई जगह पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में। ठीक है, फिलहाल हम इसके डेफिनेशन को समझते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन काफी सिंपल है। आप किसी यूनिट वेक्टर को डिफाइन कर सकते हो एक ऐसे वेक्टर के रूप में जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। किसी यूनिट वेक्टर का जो मुख्य काम होता है वो होता है उस वेक्टर के डायरेक्शन को बताना। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप किसी वेक्टर ए को तोड़ सकते हो उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर में। जब आप ऐसा करते हो तो आप उसके मैग्नीट्यूड को अलग कर रहे हो और उसके डायरेक्शन को अलग कर रहे हो। और जब आप ए कैप लिखते हो और आप इसको डायरेक्शन कहते हो, तो बेसिकली ये सिर्फ डायरेक्शन नहीं होता है, इस डायरेक्शन के साथ साथ यहाँ एक मैग्नीट्यूड जुड़ा होता है, वो होता है 1। और इसके साथ किसी भी प्रकार का ये सिंबल, कोई यूनिट नहीं होता यहाँ पर, न्यूटन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा कोई यूनिट यहाँ पर नहीं होता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसके पास सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है। देखो आप ये मैग्नीट्यूड को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। मैग्नीट्यूड में कुछ न्यूमरल पार्ट होता है और एक यूनिट वाला पार्ट होगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में इस यूनिट वेक्टर के पास ये न्यूमरल पार्ट तो होता है, बट ये यूनिट वाला पार्ट जहां न्यूटन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये सब लिखेंगे, ये नहीं होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है और इसके पास डायरेक्शन होता है। तो आप किसी वेक्टर को तोड़ सकते हो उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन के रूप में। मैग्नीट्यूड वाला पार्ट जो है ये ए वेक्टर का मॉड कहलाएगा, और ये जो दूसरा पार्ट है जिसे आप ए कैप के रूप में लिख रहे हो, यही है आपका यूनिट वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, ए वेक्टर के अगर यूनिट वेक्टर की बात करें तो उसे आप ए कैप, इसे क्या पढ़ते हैं, ए कैप। रीड कैसे करेंगे, इसे रीड करेंगे ए कैप। ठीक है, तो ये एक यूनिट वेक्टर को दर्शा रहा है। यूनिट वेक्टर का ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, आप इसको इस रूप में डिफाइन भी कर सकते हो। ठीक है, रेशियो ऑफ अ वेक्टर विथ इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक, इस फॉर्मूले को हम लोग काफी डिटेल में भी आगे पढ़ने वाले हैं जैसे जैसे हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बनाते चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वेक्टर है इक्वल वेक्टर। दो वेक्टर इक्वल कब कहलाएंगे, अगर मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और ये है आपका दूसरा वेक्टर बी वेक्टर, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को इक्वल कब कहा जाएगा, तो ए और बी दोनों वेक्टर इक्वल तब होगा जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो। मॉड ऑफ ए अगर मॉड ऑफ बी के बराबर है, ये आपका पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन ये है कि आपका ये जो वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इन दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है, डायरेक्शन सेम है आपका। ठीक, तो ये दो कंडीशन है वेक्टर्स के इक्वल होने का। डेफिनेशन यहां आप देख रहे हो, इक्वल वेक्टर्स आर द वेक्टर्स दैट हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अगर मान लो यहां से अगर हम एक वेक्टर बनाते हैं, ये है आपका ए वेक्टर। ठीक है, और आप यहां एक वेक्टर बनाते हो, ये है आपका बी वेक्टर। आप देख रहे हो कि इन दोनों का डायरेक्शन जो है वो ईस्ट की तरफ है और दोनों का लेंथ जो है वो भी इक्वल है। ठीक है, तो लेंथ इक्वल है, इसका मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है और एरो जो है ये इसके डायरेक्शन को दिखा रहा है और ये डायरेक्शन भी सेम है। तो जब दो वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम होगा, लेंथ भी सेम होगा, तो आप उसे इक्वल वेक्टर बोलोगे, इरिस्पेक्टिव कि वो दोनों अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको यहां पर जानना है। तो ये हो गया आपका इक्वल वेक्टर। नेक्स्ट है आपका को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर किसको कहा जाएगा, तो इसके नाम में ही डेफिनेशन आपको दिख रहा है, को और इनिशियल मतलब दो ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होते हो। टू और मोर वेक्टर्स ओरिजिनेटेड
फ्रॉम सेम इनिशियल पॉइंट। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो आपके पास यहाँ ए वेक्टर है और यहाँ आपके पास एक बी वेक्टर है। ठीक है, आप इसे ओ ए और ओ बी बोल सकते हो पोजीशन वेक्टर वाइज। ठीक है, तो यहाँ अगर आपके पास दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर है और ये दोनों पॉइंट ओ से ओरिजिनेट हो रहा है, इसलिए इन दोनों ही वेक्टर को हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों को ही हम लोग कोइनिशियल वेक्टर कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर किसको कहेंगे, तो दो वेक्टर पी क्यू एंड क्यू आर, आप इन दोनों वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर कह सकते हो अगर इन दोनों के पास पैरेलल सपोर्ट हो या फिर इनका सपोर्ट जो हो वो ओवरलैपिंग हो। अब ये पैरेलल सपोर्ट या फिर ओवरलैपिंग सपोर्ट का क्या मतलब है, जैसे देखिए ये आपका है पी क्यू वेक्टर, ठीक है, और ये है आपका मान लीजिए आर टी वेक्टर। ठीक है, अब ये दोनों वेक्टर क्या है, ये दोनों वेक्टर आपका पैरेलल है, या फिर अगर ये है आपका पी क्यू वेक्टर और इसके ऊपर ही है हमारे पास एक पी आर वेक्टर। ठीक है, इसका लेंथ कम है और इसका लेंथ जो है वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, तो इस प्रकार के वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, इस प्रकार के वेक्टर को हम कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। बेसिकली अगर तीन ऐसे पॉइंट्स हैं जो कोलिनियर हैं और इन तीनों ही पॉइंट्स को हम मिलाते हैं तो इनके मिलने से आपको यहाँ तीन वेक्टर, अगर ये पॉइंट्स पी क्यू आर हैं तो एक वेक्टर आपको पी क्यू मिलेगा, दूसरा क्यू आर मिलेगा और तीसरा आपका पी आर मिलेगा, और ये तीनों ही वेक्टर क्या होंगे, ये तीनों ही वेक्टर कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर से रिलेटेड हम लोगों को कुछ क्वेश्चन भी देखने हैं एक्सरसाइज में, और कोलिनियर वेक्टर से रिलेटेड हम लोग दो फॉर्मूले भी सीखने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। ठीक है, जहां हमारे पास दो वेक्टर होंगे और हमें ये साबित करना होगा कि वो वेक्टर कोलिनियर वेक्टर है, या हमारे पास तीन पॉइंट होगा और हमें ये साबित करना होगा उन तीनों पॉइंट से बनने वाले पोजीशन वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा लाइक वेक्टर। तो ये काफी सिंपल है। लाइक वेक्टर मतलब दो ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन सेम हो। बस यहाँ कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि दोनों वेक्टर कोलिनियर वेक्टर भी होने चाहिए। ठीक है, तो दो वेक्टर अगर कोलिनियर हैं और साथ ही उनका डायरेक्शन भी सेम है, आप देख रहे हो दोनों का डायरेक्शन जो है वो क्या है, ईस्ट की तरफ है, तो इन दोनों को आप क्या बोलोगे, पी क्यू वेक्टर और क्यू आर वेक्टर। ठीक है, आप इन दोनों को क्या कह सकते हो, इनको आप लाइक वेक्टर बोलोगे। इवन कि आप यहाँ पर एक तीसरा वेक्टर पी आर वेक्टर भी देख रहे हो जो यहाँ पी से स्टार्ट हो रहा है और आर तक जा रहा है। ठीक है, तो ये पी क्यू, क्यू आर और पी आर ये तीनों ही लाइक वेक्टर्स हैं। अनलाइक वेक्टर किसे कहेंगे, तो अनलाइक वेक्टर के साथ भी कंडीशन ये जुड़ा हुआ है कि वो दोनों भी क्या होनी चाहिए। अगर आपको अनलाइक वेक्टर्स भी कहना है दो वेक्टर को, पहला कंडीशन तो ये है कि आपको उन दोनों वेक्टर को कोलिनियर दिखाना होगा कि दोनों वेक्टर कम से कम कोलिनियर वेक्टर्स हैं। इसके बाद अगर दोनों वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है, मतलब दो वेक्टर के बीच में एंगल जो बन रहा है अगर वो 180 डिग्री का बन रहा है तो फिर आप उसको अनलाइक वेक्टर बोलोगे। यहां पर आपका पी आर वेक्टर और पी क्यू वेक्टर जो है ये दोनों अनलाइक वेक्टर्स है। नेक्स्ट है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर किसे कहते हैं, एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स ना हो। मतलब मान लो अगर आपके पास एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर ए का इनिशियल पॉइंट जो है वो फिक्स नहीं है। फिक्स ना होने का मतलब ये कि आप इस वेक्टर को फ्लोट करा सकते हो। आप जान लो कि आप किसी भी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करा सकते हो, इससे वेक्टर के मैग्नीट्यूड और ना ही उसके डायरेक्शन, इन दोनों में ही कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर हम इस वेक्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ा ले, ठीक है, इसके लेंथ को बिना घटाए या बढ़ाए, तो ना तो इसका लेंथ घटा या बढ़ा, इसका मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो भी अनचेंज्ड है, और सिंस हम इसे पैरेलली शिफ्ट करा रहे हैं इसलिए इसका डायरेक्शन जो है वो भी क्या है, अनचेंज्ड है। तो अल्टीमेटली ये जो हमारा वेक्टर है ये अनचेंज रह गया, क्योंकि वेक्टर जो है वो बनता है मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन से, और हम यहाँ दोनों को ही कांस्टेंट रख रहे हैं। जब हम किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कराते हैं तो पैरेलली शिफ्ट कराने के कारण आप डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रहे हो वहां पर, और साथ ही चूंकि आप वेक्टर के लंबाई को ना तो घटा रहे हो ना बढ़ा रहे हो, इट मीन्स कि वो वेक्टर जो है वो मैग्नीट्यूड वाइज भी और डायरेक्शन वाइज भी अनचेंज्ड है। इट मीन्स कि वेक्टर में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्री वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स ना हो, मेंशन ना किया गया हो। ठीक है, तो इसे हम फ्री वेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोप्लेनर वेक्टर। टू और मोर वेक्टर्स विच लाइज
on the same plane in a 3D space are called coplanar vector. बेसिकली अगर हमारे पास दो ऐसे वेक्टर हैं, ठीक है, या दो से ज्यादा वेक्टर हैं जो एक ही प्लेन पे मौजूद हैं किसी 3 डायमेंशनल स्पेस में, तो वैसे वेक्टर्स को हम लोग कोप्लेनर वेक्टर्स बोलते हैं। आप यहाँ याद रखो, जब भी आप दो वेक्टर लेते हो, ठीक है, आप एक 3D स्पेस में आ जाओ और 3D स्पेस में अगर आप कोई भी दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर लो तो वो दोनों हमेशा कोप्लेनर होगा। ठीक है, दिक्कत तब होगी जब आपके पास एक 3 डायमेंशनल स्पेस हो और वहां आप तीन अलग अलग वेक्टर्स लो। ठीक है, तो तीन वेक्टर, मान लीजिए ये आपका ए वेक्टर, बी वेक्टर और ये सी वेक्टर है, और ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, दिस इज ओरिजिन। तो अगर आपके पास ये तीन ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर्स हैं, तो ये तीनों ही वेक्टर कोप्लेनर तब कहलाएंगे अगर आप एक फ्लैट सरफेस इस प्रकार से यहां एडजस्ट कर पाओ जिसमें ये तीनों ही वेक्टर समाहित हो जाएं। मतलब आप एक ऐसा बोर्ड, आप इमेजिन कर सकते हो, आप एक ऐसा बोर्ड इन तीनों के लिए ही फिट कर सको ताकि ये तीनों ही वेक्टर उस बोर्ड पर आ जाएं। तो आप इन तीनों को क्या कहोगे? आप इन तीनों को कोप्लेनर वेक्टर बोलोगे। बट ये हमेशा तो जरूरी है नहीं। अगर आपके पास दो वेक्टर है तो दो वेक्टर के साथ ऐसा हमेशा किया जा सकता है, इसलिए दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर वेक्टर ही होते हैं। ठीक है, तो तीन वेक्टर आपके कोप्लेनर तभी होंगे जब वो एक प्लेन में मौजूद हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप उसे कोप्लेनर वेक्टर नहीं बोलोगे। ठीक है, तो कोप्लेनर वेक्टर्स क्या है ये समझ में आ गया। इफ नॉट देन दे आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, राइट। चलिए, नेक्स्ट है हमारा पोजीशन वेक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर है, इसके बारे में हम लोगों को काफी डिटेल में समझना है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। इफ ए, जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, बी अ पॉइंट इन अ 3D स्पेस, देन द वेक्टर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू पॉइंट ए इज डिफाइंड एज पोजीशन वेक्टर। मतलब यहां आप देख रहे हो कि आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये आपके पास तीन अलग अलग एक्सिस है, और यहां आपके पास एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एक्स वाई और जेड। ठीक है, आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ एक पॉइंट है एक्स वाई जेड। अब ये एक्स वाई जेड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हो गया कि आप मान लो ओरिजिन पे हो, यहां से आप एक्स यूनिट आगे चले इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, फिर आप वहां से वाई की तरफ, मतलब आप एक राइट टर्न लेते हो और वाई की तरफ मूव कर जाते हो। राइट टर्न मीन्स राइट एंगल का टर्न लेते हो और आप वाई एक्सिस की तरफ मूव करते हो और आप वाई यूनिट चलते हो। फिर आप एक पॉइंट तक पहुंचते हो, ये पॉइंट जो होगा वो 2 डायमेंशनल स्पेस में एक्स वाई पॉइंट कहलाएगा। अब अगर आप इस पॉइंट से ऊपर की ओर चलना शुरू करते हो, ठीक है, जेड यूनिट तक, तब आप जिस पॉइंट पे पहुंचोगे उस पॉइंट के लोकेशन को हम लोग नाम देंगे एक्स, वाई और जेड। ठीक है, तो ये उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहलाएगा एक्स वाई जेड। अब इस 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर ओरिजिन से इस पॉइंट को हम मिला दें, तो यहां आप एक एरो बना रहे हो जिसका अपना कुछ लेंथ है। तो ये जो लेंथ ऑफ द एरो है, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, ये जो लेंथ ऑफ द एरो है वो इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक है, सो लेंथ ऑफ द एरो गिव्स द मैग्नीट्यूड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। और इस एरो का ये जो डायरेक्शन आप दिख रहा है, आपको दिख रहा है, ठीक है, यहां पर ये जो एरो OA है, इस OA वेक्टर का ये जो एरो दिख रहा है आपको, एक सेकेंड, लेट मी इरेज दिस थिंग। आप ये जो O से A तक एक एरो देख रहे हो, ये एरो हेड, ठीक है, ये एरो हेड जो है ये आपको इस पोजीशन वेक्टर OA वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, तो इस लाइन OA के पास लेंथ है, इसका मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड है, और साथ ही साथ ये जो एरो मार्क है ये आपका डायरेक्शन भी सूचित कर रहा है। इट मींस कि OA जो है इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है, इसलिए इस OA को हम क्या कहेंगे? ये एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। ठीक है, और इसको डिनोट कैसे करेंगे हम? OA, इसके ऊपर एक एरो का मार्क, तो ये बन जाएगा OA वेक्टर। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? अगर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री अगर हम थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो उस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं हम लोग एक्स वाई जेड से। ठीक है, ओरिजिन से इस पॉइंट को अगर मिला दें और एक
एरो दे दें यहां ओ से इस पॉइंट ए तक, तो ये जो हमारा लाइन बना ओ ए, ये ओ ए लाइन का जो लेंथ होगा वो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये एरो जो होगा वो उस वेक्टर का डायरेक्शन सूचित करेगा। और इस ओ ए लाइन को आप क्या बोलोगे, इस ओ ए को आप बोलोगे एक पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर हम लोग कैसे बना सकते हैं, पोजीशन वेक्टर हम लोग बना सकते हैं एक 3 डायमेंशनल स्पेस में किसी पॉइंट को ओरिजिन से मिलाकर। अब पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड हम लोगों को कुछ फॉर्मूले समझने हैं। यहाँ पर सबसे पहला फॉर्मूला इस चैप्टर का हम लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा, आप इसे समझ लो। ये है हमारा एक्सिस है, ठीक है। अब यहां आपका पहला पॉइंट है, ठीक, ये पॉइंट है आपका x1 y1 z1, पॉइंट ए बोला गया इसे हम O से मिला देते हैं, ठीक है। और फिर यहां हमारे पास एक दूसरा पॉइंट है, पॉइंट B, ये है x2 y2 z2, इसे भी हम ओरिजिन से मिला देते हैं, ठीक है। और ये एरो बना देते हैं हम यहाँ। तो यहां आपको OA दिख रहा है एक वेक्टर, ठीक है, और यहां आपको OB भी एक वेक्टर दिख रहा है, ठीक है। आगे चल के हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, जहां हम इस OA वेक्टर को यूजिंग दिस कोऑर्डिनेट्स हम एक कंपोनेंट वेक्टर के रूप में लिख पाएंगे। फिर हम इसे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और यहां इसे हम लोग x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप लिख पाएंगे, ठीक है। अभी हम कैसे लिखेंगे इसके बारे में अभी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखना, आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कंपोनेंट वेक्टर के बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और वहां हम लोग कंपोनेंट से जुड़ी हुई हर एक बात, छोटी से छोटी बात हम लोग वहां समझेंगे, ठीक है। फिलहाल आप बस इतना समझ लो कि आपके पास दो पॉइंट है ए और बी। पॉइंट ए का लोकेशन दिया गया है x1 y1 z1 के रूप में, पॉइंट बी का जो लोकेशन है वो है x2 y2 z2 के रूप में। ओ से अगर आप ए को मिला दोगे तो यहाँ एक ओ ए वेक्टर बनेगा, ओ से अगर आप बी को मिलाते हो तो आपके पास एक नया वेक्टर बना ओ बी वेक्टर, ठीक है। ओ ए वेक्टर एक पोजीशन वेक्टर है क्योंकि ऑरिजिन से आप पॉइंट ए को मिला रहे हो, ओ बी भी एक पोजीशन वेक्टर है क्योंकि ऑरिजिन से आप पॉइंट बी को मिला रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना चाहें तो ये जो ए बी वेक्टर होगा, समझिए, अगर आप ए से बी तक जा रहे हो तो इसे एक वेक्टर ये भी एक वेक्टर है क्योंकि इसके पास भी एक लेंथ है और ये एरो हेड जो है वो इसके डायरेक्शन को सूचित कर रहा है। इट मींस दिस इज आल्सो अ वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज डिफाइंड एज डिफरेंस वेक्टर। इसे आप क्या बोलते हो, इसे आप डिफरेंस वेक्टर बोलते हो, या फिर इसका एक और नाम है, इसे आप क्या बोलते हो, इसे आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कहते हो, ठीक है। तो ये नाम आप याद रखना, ठीक। अगर 3D स्पेस में आपके पास OA OB ये दो पोजीशन वेक्टर है, बेसिकली A और B दो बिंदु है जिसे मिलाकर हम OA और OB बना पा रहे हैं, ठीक है। तो आप ये चीज ये ध्यान रखना, अगर आपके पास 3D स्पेस में दो पॉइंट A और B हैं, O से A को मिलाते हैं, O से B को मिलाते हैं तो आपको दो पोजीशन वेक्टर मिलेगा। अगर आप पॉइंट A से B तक जाओगे तो यहां से आप एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना सकते हो। अगर हम B से A की तरफ जाएं तो अगर इस एरो को हम इस एरो के डायरेक्शन को चेंज कर दे तो BA वेक्टर बनेगा और ये BA वेक्टर जो है ये भी आपका डिस्प्लेसमेंट या फिर डिफरेंस वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। ये दोनों ही नाम दोनों के लिए ही है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आप यहां एक फॉर्मूला समझ लो, ठीक है। इसे थोड़ी देर के लिए हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो समझिए, ये जो ए बी वेक्टर है, इस ए बी वेक्टर को आप ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर लिख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। आप किसी भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी को ओ बी माइनस ओ ए लिख सकते हो, ठीक है। हम इस चैप्टर को 4 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। आज हमने पहले पार्ट में वेक्टर के टाइप्स के बारे में पढ़ा, दूसरे पार्ट में हम वेक्टर के सम और उसके डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, और हम लोग निगेटिव वेक्टर के बारे में भी जानेंगे कि निगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट में हम लोग जानेंगे वेक्टर के कंपोनेंट फॉर्म को, ठीक है, मतलब हम लोग कंपोनेंट वेक्टर कैसे लिखे, आई कैप क्या है, जे कैप क्या है, इन सारी चीजों को समझेंगे।
और आखिर में हम लोग एक पार्ट और पढ़ने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला का। यहाँ हम लोग दो फॉर्मूला सीखेंगे, इंटरनल सेक्शन और एक्सटर्नल सेक्शन, और फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। तो इस सीरीज के बाद जब हम लोग ये चारों पार्ट खत्म कर लेंगे, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज बेस्ड एक फुल लेक्चर लेने वाले हैं, जहां हम लोग एक्सरसाइज 22 RS अग्रवाल के एक्सरसाइज 22 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, 10-12 के करीब हम लोग क्वेश्चन वहां सॉल्व करेंगे और इससे आपको ये चैप्टर समझने में काफी मदद मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय। दिस इज अभिषेक श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।